नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य और कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह की पुस्तक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु और उनका मंडल। आप जानते ही हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के गद्य के विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और भारतेंदु की बहुत सारी रचनाएं, साथ साथ भारतेंदु जी के जो मंडल के बहुत सारे कवि हैं जैसे कि ठाकुर जगमोहन सिंह है, प्रताप नारायण मिश्र है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है। ऐसे इनके मंडल के जितने सारे कवि हैं उनके बारे में हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। देखेंगे भारतेंदु और उनके मंडल को, लेकिन इससे पहले यदि पहली बार कक्षा में आ रहे हैं तो इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखेंगे भारतेंदु मंडल, भारतेंदु और उनका पूरा मंडल, इनके रचनाकारों को और भारतेंदु की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को, साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं को। इसके साथ ही भारतेंदु मंडल की प्रमुख जो रचनाएं हैं, इनके मंडल के कवियों की इन रचनाओं को और महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। लिखते हैं बच्चन जी की भारतेंदु तथा उनके मंडल के कवियों ने गद्य के माध्यम से जीवन की तत्कालीन, आप जानते हैं कि भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने गद्य के लिए विशेषकर गद्य के लिए काम किया और खड़ी बोली में अपनी गद्य की रचनाएं लिखी। तो लिखते हैं कि गद्य के माध्यम से जीवन की तत्कालीन समस्याओं को साहित्य से जोड़ा, यानी कि भारतेंदु युग की अगर हम पहली विशेषता देखें तो तत्कालीन जो समसामयिक जो समस्याएं थी उसको भारतेंदु युग के कवियों ने, रचनाकारों ने साहित्य से जोड़ा। पर कविता के क्षेत्र में वे परंपरा को नहीं छोड़ सके। उनकी अधिकांश कविताएं परंपरा भुक्त है, यानी कि जो कविता है उसके लिए ब्रज भाषा का प्रयोग चल रहा था, जबकि गद्य के लिए खड़ी बोली का। फिर भी विषय की दृष्टि से उनमें नवीनताओं का सन्निवेश हुआ, यानी कि दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है भारतेंदु युग की, या कह सकते हैं भारतेंदु युग की रचनाओं की, वो है विविधताओं यानी नवीनताओं का सन्निवेश। यानी कि पहला जो था, पहली जो विशेषता थी भारतेंदु युग की वो थी कि इस युग में विषयों को लेकर के जो थे समसामयिक जो समस्याएं थी, जीवन की जो समस्याएं थी, उसको साहित्य से जोड़ा गया, जबकि अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरी विशेषता थी कि नवीन जो विषय थे, नवीनताओं को क्या किया गया, साहित्य में जोड़ा गया, नवीन नवीन विषयों को। इस नवीनता के आधार पर ही खड़ी बोली की इमारत खड़ी हो सकी। टी.एस. इलियट ने लिखा है कि श्रेष्ठ साहित्यकार का मज्जा में उसकी परंपरा अनुस्यूत रहती है। कवि हरिश्चंद्र में पूर्ण मध्यकालीन परंपरा को देखा जा सकता है। यद्यपि वे वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने राम काव्य और जैन काव्य भी लिखा। एक खास संप्रदाय से लगाव होते हुए भी उन्हें किसी धार्मिक संप्रदाय से द्वेष नहीं था। उनमें कई संतों का फक्कड़पन, मस्ती और जीव जगत के प्रति नश्वरता का भाव मिलता है, तो कई सगुणोपासक भक्तों की भांति दैन्य और प्रतिपत्ति। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, कि ये जो है ये किस प्रकार के व्यक्तित्व थे। कहते हैं कि उन्होंने संप्रदाय सापेक्ष काव्य, भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य आदि भी लिखा, जो संप्रदाय काव्य की भी रचना की। यानी कि इन्होंने कौन कौन सी काव्य, भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य आदि भी लिखा, तो संप्रदाय काव्य की भी रचना की। किंतु सब मिलाकर उनकी धार्मिक रचनाओं में युगलोपासना का रंग अधिक है। युगलोपासना का मतलब क्या होता है? जहाँ पे राधा और कृष्ण का एक साथ युगल जोड़े में जिसकी उपासना की जाती है, इसको कहेंगे धार्मिक युगलोपासना। तो धार्मिक रचनाओं में युगलोपासना का रंग था। चीरहरण, गोवर्धन, रास लीला, मान लीला, दान लीला, पनघट लीला इत्यादि हम देख सकते हैं। छद्म लीला आदि लीलाओं की भरमार है। इन पर संत कबीर, भक्त सूर, तुलसी, मीराबाई की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। कुछ उदाहरण भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आपने कबीर का एक उदाहरण देखा होगा, उनका एक दोहा देखा होगा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन होशियारी से क्या। उसी को कहते हैं यहाँ पे बच्चन जी की जो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उस पर कबीर का भी, सूरदास का भी, तुलसीदास का भी, मीराबाई की भी स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। कबीरदास जी की उस दोहे की भांति ही यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो एक उदाहरण है आप देख सकते हैं, हमन है मस्त मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो ये ठीक कबीरदास की जो दोहा है उसी के अनुसार ही, उसी के अनुरूप ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इस प्रकार की रचनाएं की, इस प्रकार की कविताएं की।
कहते हैं कि उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल जिसे हम कहते हैं, ये श्रृंगारिक कविताओं से भरा हुआ है। तो रीतिकाल की श्रृंगारिक कविताएं भी उन्हें विरासत में मिली थी। उनका अपना वातावरण भी बहुत कुछ दरबारी था भारतेंदु का, इसलिए श्रृंगारिक कविताओं के साथ समस्या पूर्ति भी उनके समकालीन कवियों का व्यसन था। यानी कि एक तो श्रृंगारिक कविताओं का क्या भी कह सकते हैं कि वातावरण इन्हें मिला था, दूसरी तरफ जो सामान्य जनजीवन की समस्याएं थी वो भी उनके समय में देखी जा रही थी और इस पर वे कार्य कर रहे थे। भक्तिपरक रचनाओं में कतिपय स्थलों को छोड़कर जीवन का स्पंदन अत्यंत क्षीण था, किंतु श्रृंगारिक कविताओं में जो समरसता मिलती है वह उनकी अपनी है। इस दृष्टि से वे मतीराम देव, घनानंद, पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने अपनी आदत से लाचार होकर के उनके श्रृंगारिक कविताओं को नायिका भेद के ढांचे ढालने की भी कोशिश की है। नायिका भेद खोजने वाले को वह कहाँ मिलेगा? कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे ब्रज के लता पता मोहि कीजय, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भींजे। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं, ये सभी भारतेंदु जी के उदाहरण और बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी मैंने आपको बताया, हमन है मस्त मस्ताना हमन होशियारी से क्या, और ये जो दूसरा आप देख सकते हैं उदाहरण, पंक्तियाँ की ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भींजे। तो इस प्रकार के रचना, इस प्रकार के पद जो है ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा किसके हैं? भारतेंदु के। लिखते हैं बच्चन जी की भारतेंदु में जो अंतर विरोध दिखता है, इसका कारण इस विरासत के प्रति उनका गहरा लगाव है। यानी कि ये अंतर विरोध यानी कि मध्यकालीन संस्कार भी और युग चेतना भी। तो लिखते हैं कि जो उनमें दिखता ही अंतर विरोध, उसका कारण क्या है कि एक तो उसमें उनमें मध्यकालीन संस्कार भी थे और दूसरी युग चेतना भी थी। में काफ़ी कश्मकश रही। राज्य भक्ति, देशभक्ति, गद्य की भाषा, पद्य की भाषा, आस्तिकता, नास्तिकता का अंतर विरोध, पुरातन और नए संस्कारों का अंतर विरोध है। यानी कि दोनों प्रकार की विरोधाभास जो भावनाएं हैं, जो चेतनाएं हैं, इनमें बनी हुई थी। इसलिए इनमें कुछ ना कुछ अंतर विरोध हमें देखने को मिलता है। अंतर विरोधों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस दोहे में जैसे सिसुताई अजो न गई तनते तौ जोबन ज्योति बटोरे लगी। तो एक तरफ सिसुताई की बात करें, शिशुता की बात करें, वहीं जोबन की बात कर रहे हैं। वहीं सुनी की चर्चा हरिचंद की कान कछुक थे, भौएं मरोरे लगी। सुनना भी है और भौ मरोरना भी है। बची सासू जेठानिन्नी सो पियते दूरी घूंघट में दृग जोरे लगे। यानी कि बच भी रही हैं सासू से और अपने नेत्रों को जोड़ भी रही हैं। दुलही उलही सब अंगते दिन द्वैते पीयूष निचोरे लगी। कहने का तात्पर्य है कि ये जो राजभक्ति, देशभक्ति, गद्य की भाषा, पद्य की भाषा, आस्तिकता, नास्तिकता का अंतर विरोध, पुरातन और नए संस्कारों का अंतर विरोध है, ये जो बातें भारतेंदु जी के संदर्भ में कही गई है, उनके पदों के द्वारा, उनकी रचनाओं के द्वारा हमें देखने को मिलती है। यानी कि नवीनता के भी हमें यहाँ पे आभास होते हैं और साथ साथ पुरातनता के भी आभास हमें उनकी रचनाओं में, उनके पदों में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण पद है जो मैं आपको भी बताऊंगी, और उसमें से एक जो पद है वो बहुत बार वो पंक्ति कह सकते हैं कि पूछी जाती है परीक्षाओं में कि ये किसकी पंक्ति है। जब हम अभी चलिए देखते हैं। लिखते हैं, कूके लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी कि धोए धोए पात हिली हिली सरसें लगे। बोले लगे दादुर, दादुर यानी मेढक, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संयोगी जन ही हरसें लगे। हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लगी, लखी हरिचंद फेर प्राण तरसे लगे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है और जब हम अपने प्रियतम को, प्रिय को देखते हैं। फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे ना धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सूठानती है। और जैसे ही वियोग हो तो जैसे लगता है कि प्रलय की चाल हो गया है। बरनु में थिरे ना झपे उझपे पल में न समाइबो जानती है। पिया पियारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। अब ये जो पंक्ति है, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि किसकी पंक्तियाँ हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं। लाज समाज निवारी सबे प्रण प्रेम को प्यारे पसारन दीजिए, जानन दीजिए लोगन को कुलटा कही मोही पुकारन दीजिए।
त्यों हरिचंद सबे भय टारी के, लालल घूंघट टारन दीजिए, छाड़ी सकोचन चंद मुखे, भरी लोचन आज निहारन दीजिए। तो इस प्रकार की आप पंक्तियाँ देख रहे हैं जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और जो मैंने अभी आपको बताई, पी प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। लिखते हैं बच्चन सिंह की छंदों में, यानी कि भारतेंदु के जो छंद हैं उनमें रोला, छप्पे, दोहा, चौपाई, पद, कवित्त, सवैया, गज़ल आदि के प्रयोग किए गए हैं। भक्तिपरक रचनाओं में सरसता और रीति काव्य पद्धति पर लिखी गई रचनाओं में रमणीयता, खुलापन और रोमानी स्पर्श उनकी विशेषताएं हैं। यानी कि भक्तिपरक रचनाओं की बात करें तो इसमें क्या है, सरसता है। वही रीति काव्य पद्धति पर लिखी गई रचनाओं की विशेषता क्या है, रमणीयता है, इसमें खुलापन है और रोमानी स्पर्श है। मध्यकाल की प्राय सभी प्रचलित काव्य शैलियों और छंदों में उन्होंने रचनाएं की हैं। भक्तिकाल की यह शैली और रीतिकाल की मुक्तक शैली, रीतिकाल में जो शैली थी वो क्या थी, मुक्तक शैली। आदिकाल की छप्पे रोला शैली और खुसरो की मुक्तक शैली जो है भारतेंदु ने अपनाई थी। उन्होंने कथा, निबंध, काव्य भी लिखे जिनका विकास मैथिली शरण गुप्त ने किया। लोक काव्य शैली की रचनाएं उनकी नवीन पद्धति थी जिसके प्रति बहुत बाद में लोग सचेत हुए थे। यानी कि लोक काव्य को ध्यान में रख के, लोक को ध्यान में रख करके वे काव्य रचना करते थे। लोक में प्रचलित काव्य शैली का वे प्रयोग करते थे, और बहुत बाद में कहते हैं कि लोग इस बारे में या इस ओर जागरूक हुए। गद्य उनके गतिशील चिंतन का द्योतक है। आप सभी जानते हैं भारतेंदु युग से गद्य का प्रारंभ होता है, तो गतिशील चिंतन का ये द्योतक है गद्य, और पद्य उनके पुरातन संस्कारों का। यूँ पद्य में भी उन्होंने अनेक सामाजिक विषयों का समावेश किया है और उसे नई दिशा भी दी है, और ब्रजी को गिने चुने रसों के घेरे से बाहर की व्यापक भावभूमि से परिचित भी कराया है। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों ने विरहा, कजली, लावनी, खेमटा आदि लिखकर सिद्ध कर दिया कि वे लोक से बाह्य अर्थ में संपृक्त थे, यानी कि लोक को वे अच्छी तरह समझते थे। भारतेंदु के सहयोगियों ने भारतेंदु ने विरहा, कजली, लावनी, खेमटा आदि पे भी रचनाएं लिखी है। इसका ब्रजभाषा की भाषा शैली पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। लिखते हैं कि यदि तुलना करके देखा जाए तो परंपरा प्रयुक्त अनेक रूढ़ शब्दों का भारतेंदु ने परित्याग कर दिया था। जो परंपरा युक्त थी, बहुत सारे ऐसे रूढ़ शब्द थे, उनका त्याग किया भारतेंदु ने। फारसी और अरबी के अत्यंत प्रचलित शब्दों ही को उन्होंने अपनी भाषा में स्थान दिया जो कि बहुत प्रचलित थे उन्हीं को, जैसे कि मुराद, अरज, अदब आदि अरबी, वही बेहोशी, नशीली, जुल्मी, परवाना आदि फारसी में। अंग्रेजी के टिक्कस, सिविल, लिबरल, वार्ड कानून आदि अंग्रेजी के शब्दों को भी यथास्थान प्रयुक्त किया गया है। ग्रामीण शब्दों के बारे में ग्रामीण शब्दों में बारे, बिगड़े, मछरिया आदि को ब्रजभाषा का अंग बना उसे भी संपन्न किया। उनकी लोकोक्तियाँ जैसे कि दुकान की फीकी मिठाई, हाय सखी, इन हाथन सो, अपने पग आप कुठार, मैं दीनों वगैरह ठाकुर की लोकोक्तियों की याद दिलाती। यानी कि हाय सखी, इन हाथन सो, अपने पग आप कुठार, मैं दीनों वगैरह ठाकुर की लोकोक्तियों की याद दिला रही है। मुहावरों का भी उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया। ठाकुर कौन है? रीतिकाल के हमारे ठाकुर कवि। जो कविताएं उनके अधिकांश नाटकों में आई है वे भक्ति तथा रीतिपरक रचनाओं से भिन्न है। इनमें अतीत के गौरव, देश की दुर्दशा, भारतवासियों की हीनता आदि का कहीं क्षोभपूर्ण तो कहीं निरीहतापूर्ण वर्णन हुआ है। इन्हें भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी और अंधेर नगरी में देखा जा सकता है कि ये अतीत का गौरव, भारत की देश की हमारी दुर्दशा, भारतवासियों की हीनता, इन सभी वर्ण विषयों पे इन विभिन्न रचनाओं में जैसे कि भारत दुर्दशा, भारत जननी, नील देवी, अंधेर नगरी आदि में देखा जा सकता है। इनमें से जो कविताएं नाटकीय परिस्थितियों के संदर्भ में लिखी गई हैं वे अधिक भावपूर्ण बन पड़ी हैं। यूँ उनमें से अधिकांश इतिवृत्तात्मक ही है। अब हम देखेंगे कि भारतेंदु के समसामयिक कुछ कवि और कुछ सहयोगी थे और उनके कुछ रचनाएं भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो भारतेंदु के समसामयिक कवियों और सहयोगियों में थे बाबा सुमेर सिंह साहबजादे जो सिख गुरु थे,
रीति काव्य लिखते थे, यानी कि बाबा सुमेर सिंह साहबजादे जो क्या थे, सिख गुरु थे समसामयिक कवियों में, और ये रीति काव्य लिखते थे। प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर में लावणियाँ लिखते थे। इनकी रचना मन की लहर, और इसमें ये क्या लिखते थे, लावणियाँ लिखते थे मन की लहर में। वहीं श्रृंगार विलास में उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं। श्रृंगार विलास क्या है, किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की, और इसमें श्रृंगार विलास में श्रृंगारिक रचनाएं हैं। साथ ही साथ दंगल खंड, जिसको आल्हा के नाम से भी जानते हैं, ब्रेडला स्वागत लोकोक्ति शतक, जो कि 100 कहावतों पर देशभक्ति पर इसमें कविता है। तो दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत लोकोक्ति शतक। उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण है वो है संगीत शाकुंतल, जिसका अनुवाद किया गया। दीवाने बरहमन, जो कि उर्दू कविताओं का संग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीवाने बरहमन उर्दू कविताओं का संग्रह है प्रताप नारायण मिश्र जी का। और रसखान शतक, ये सब उनकी किताबें हैं। उनकी कुछ समस्या पूर्तियाँ भी हैं प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि बहुत ही सरस है, जैसे कि धुरवान की धावन सावन में की पूर्ति हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये धुरवान की धावन सावन में किसकी है समस्या पूर्ति, तो प्रताप नारायण मिश्र की है। देखेंगे, सिर चोटी गुथावती फूलन सौ, मेहंदी रची हाथन पावन में, प्रताप त्यों चुनरी सूही सजी, मन मोहती हावन भावन में, निसध्योस वितावती प्रीतम के संग, झूलन में और झुलावन में, उन्हीं को सुहावन लागत है धुरवान की धावन सावन में। तो इस प्रकार की धुरवान की धावन सावन में जो समस्या पूर्ति है वो प्रताप नारायण मिश्र की, इनकी समस्या पूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। आगे देखेंगे कि इनकी भारतेंदु की भांति उन्होंने भी राजभक्ति देशभक्ति परक भी काव्य लिखे हैं। कांग्रेस की जय नाम की जो कविता है कांग्रेस की स्तुति में है। जिस प्रकार उनके निबंधों में हास्य व्यंग्य भरा पड़ा है, उस प्रकार उनकी कुछ कविताओं में भी उसके प्रचुर रंग हमें देखने को मिलते हैं। वे अपने व्यंग्य में भारतेंदु की तरह मीठी चुटकियाँ नहीं लेते थे, बल्कि तलखी भरकर तीखा प्रहार करते थे। जन्म सूफल कब होए में लॉर्ड रिपन, गौरांग देव, पादरी साहब, भैड़राज, गोरंडदास, हजरत सेठ, अमीर, राजा बुढ़ऊ, लिकपिटन, पुरोहित, कनवजिया, आलसी, बहुला भक्त आदि की उक्तियाँ यहाँ पे कुछ द्रष्टव्य की गई है। तो कह सकते हैं कि ये जो रचना है जन्म सूफल कब होए, ये जो रचना है प्रताप नारायण मिश्र जी की है। और ये जो रचना है प्रताप नारायण मिश्र की, ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें कई लोगों के बारे में जैसे कह सकते हैं लॉर्ड रिपन है, गौरांग देव, सबकी उक्तियां हैं जो कि बड़ी विचित्र ढंग से व्यक्त की गई है। यहाँ पे कुछ उक्तियों को, जैसे यहाँ गोरंडदास उवाच यानी गोरंडदास की उक्ति की बात करें तो लिखते हैं, वे कहते हैं कि जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सूफल तब होए। वही सेठ कहते हैं, बुद्धि विद्या बन मनुजता, छुवही ना हम कहाँ कोए, लक्ष्मीनिया घर में बसे, जन्म सूफल तब होए। तो इस प्रकार के कथन, इस प्रकार की उक्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र जी के बाद हम बात करेंगे प्रेमघन जी का, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्रेमघन भी भारतेंदु के परम प्रशंसकों में थे। उन्हें एक बार से भारतेंदु का अनुकर्ता भी कहना चाहिए, यानी कि अनुसरण करने वाला भारतेंदु का। भारतेंदु के अपवर्ग और पुरुषोत्तम पंचक की तरह ब्रिजचंद पंकज इन्होंने लिखा है, यानी कि भारतेंदु के अपवर्ग और पुरुषोत्तम पंचक जिस प्रकार भारतेंदु ने लिखा, उसी प्रकार से प्रेमघन जी ने क्या लिखा, ब्रिजचंद पंकज। वहीं भारतेंदु के बकरी विलाप की तरह पीतर प्रताप लिखा प्रेमघन जी ने। तो पीतर प्रताप किसकी रचना है, तो प्रेमघन जी की है। उनके श्रृंगारिक कवित्त सवैयों की तरह कवित्त सवैये लिखे, जो कि प्रेम पीयूष वर्षा में संकलित है। तो प्रेम पीयूष वर्षा किसकी रचना है, प्रेमघन जी की है। और इसमें क्या है, तो श्रृंगारिक जो कवित्त सवैये है वो इसमें संग्रहित है। भारतेंदु जिस प्रकार से रसा उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, प्रेमघन जी अब्र उपनाम से कविता किया करते थे। यानी कि भारतेंदु किस नाम से लिखते थे, रसा के नाम से लिखते थे उर्दू में। आपको कई बार प्रश्न में इस प्रकार से मिल जाएगा कि भारतेंदु किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे, तो भारतेंदु रसा के उपनाम से उर्दू में कविता किया करते थे। वहीं प्रेमघन जी अब्र उपनाम से कविता किया करते थे, यानी कि प्रेमघन जी का उपनाम क्या था, अब्र। भारतेंदु ने तरजीहबद्ध लिखा, तो
तो उन्होंने साखीबद्ध लिखा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि भारतेंदु का किस प्रकार से अनुकरण कर रहे हैं प्रेमगंज जी। मिर्जापुर कजली का गढ़ समझा जाता है। प्रेमगंज ने कजली, चैता, कबीर आदि की रचनाएं भी की हैं। उन्होंने भारतेंदु की भांति राजभक्ति और देशभक्ति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य होने पर उन्होंने मंगलाशा अथवा हार्दिक धन्यवाद लिखा। यानी कि जब दादा भाई नौरोजी पार्लियामेंट के सदस्य बने थे तो उस समय प्रेमगंज जी ने क्या लिखा था? मंगलाशा अथवा हार्दिक धन्यवाद लिखा, जिसमें देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का सन्निवेश हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट में सदस्य होने पर कविता लिखी थी? तो लिखी थी कविता प्रेमगंज जी ने, मंगलाशा अथवा हार्दिक धन्यवाद। उनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो प्रेमगंज सर्वस्व के नाम से मिलता है। रीति काव्य शैली में लिखा हुआ उनका एक सवैया भी यहाँ पे उदाहरण स्वरूप बच्चन जी ने प्रस्तुत किया है, जैसे कि सजी सूहे दुकुलन झूलन बालम से मिली भामिनिया, बरसावन सो रस राग मलार अलापत मंजू कलामिनिया, बीती है की ही भातिन सावन की यह कारी भयंकर जामिनिया, पन प्रेम पिया नहीं आए दसों दिनी है दमके दुरे दामिनिया। कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रेम का, विरह का, है ना, मिलन का, बिछुड़न का इस प्रकार से वर्णन यहाँ पे सवैयों में किया गया है। किंतु प्रेमगन का महत्व इस पिष्ट पेषण में नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर वे भारतेंदु के समकालीन कवियों में सबसे अधिक सामयिक हैं। उनकी समसामयिक रचनाएं परिमाण में भी अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन परिमाण अधिक होने पर भी वे समसामयिक विषयों पर आधारित इतिवृत्तात्मक काव्य परंपरा को आगे नहीं बढ़ाते हैं। दो खंड काव्यों, जैसे कि दो महत्वपूर्ण खंड काव्य जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला, ये जीर्ण जनपद बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। अलौकिक लीला, ये दोनों रचनाएं किसकी है? प्रेमगंज जी की है। तो इनकी सर्जना अवश्य उनकी ऐतिहासिक देन तो है, पर जो भविष्य के रोमानी और इतिवृत्तात्मक खंड काव्यों की दिशा निर्देश करती है, यानी कि केवल दिशा निर्देश भर करती है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला प्रेमगंज जी की बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बात करें जीर्ण जनपद की, तो जीर्ण जनपद का दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। क्या नाम है? दुर्दशा दत्तापुर। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो यह है दूसरा नाम दुर्दशा दत्तापुर। यह प्रेमगंज की जन्मभूमि है। ये जो दत्तापुर है, क्या है? प्रेमगंज की जन्मभूमि है। इस काव्य में दत्तापुर ग्राम के संबंध में कवि के स्मृति चित्र यहाँ पे वर्णित है। इसमें ग्राम के प्राचीन वैभव और आधुनिक दुर्दशा को चित्रित किया गया है। प्रेमगंज गांव को, उसके समाज को, उसके त्यौहार आदि को जिस रूप में अनुभूत किया था, उसका यथार्थ चित्रण दुर्दशा दत्तापुर जो रचना है, जो कि जीर्ण जनपद का दूसरा नाम है, इसमें चित्रित किया गया है। संभव है प्रेमगंज को गोल्ड स्मिथ के उजड़ ग्राम यानी कि डेजर्टेड विलेज से प्रेरणा जरूर मिली हो। आचार्य शुक्ल ने जिसे स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी है, उसका समारंभ यहीं से मानना चाहिए, यानी कि स्वच्छंदतावाद का समारंभ। खेतों में निहारी करने वाली स्त्रियों का एक स्वच्छंद चित्र यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे खेतन में जल भरियो शस्य उठी ऊपर लहरत, चारहों ओरन हरियाली ही की छवि छहरत, भोरी भोरी ग्राम बधू एक संग मिली गावती, एक सुर में रस भरी गीत झनकार मचावती, धान खेत में बैठी चंचल चखनी नचावती, वन में भटकी चकित मृगी सी छवि छावत। तो इस प्रकार की स्त्रियों के एक स्वच्छंद चित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लिखते हैं कि इस काल में जगमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदतावादी रचनाओं के लिए जो घन आनंद की परंपरा में पड़ती है, स्मरणीय होंगे ठाकुर जगमोहन सिंह। उन्होंने अपनी प्रेयसी श्यामा के विरह में श्यामा स्वप्न, श्याम विनय, श्याम लता, श्याम सरोजनी आदि की सर्जना की। ये सभी रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। विशेषकर श्यामा स्वप्न बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है कि किसकी रचना है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। और ये रचना अपनी प्रेयसी जो है उनकी श्यामा, उनके विरह में इन्होंने लिखी है। श्यामा स्वप्न, श्याम विनय, श्याम लता, श्याम सरोजनी, इनमें उनके अकृत्रिम हृदय का उद्गार है। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सु मायके में नव जोबनी बाला, स्नेह सके की ही भांति दुराए, कहूँ बगरावती चीर अधीर, समीर उड़ियो गहे के लपटाए, कबू गृह काज के बाज चढ़ी,
उत ऊंचे अटा निरखे पिय आए, विलास सहाय प्रमोद भरी जगमोहन प्रीति छकी दरसाए। धरती धरती डरती पद को, घुंघरू नहीं नेक बजावती हो। झुकी झांकती बौह चलावती हो, नक बेसर झूमी झुमावती हो। कर में पिचकारी लिए किनको तुम रंग भिगावन आवती हो। तो इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, इस प्रकार के जो पद है, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है, उनके पद है। कहते हैं कि भारतेंदु के समकालीन कवियों की तरह उन्होंने गजलियाँ भी लिखी थी, यानी ठाकुर जगमोहन सिंह ने। नए विषयों पर भी उनकी स्फुट कविताएं हमें देखने को मिलती है। रामकृष्ण वर्मा, बलवीर, राधाचरण गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी ने भी पुरानी चाल की कविताएं लिखी हैं, जिनका ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से कोई खास महत्व नहीं है। रामकृष्ण वर्मा की बात करें तो रामकृष्ण वर्मा ने भारत जनजीवन प्रेस से अनेक पुरानी पुस्तकों को छाप करके हिंदी का कह सकते हैं कि एक बड़ा उपकार तो किया है, अन्यथा उनमें से बहुत सी पुस्तकें क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। तो इस दृष्टि से रामकृष्ण वर्मा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। बात करते हैं अगले जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं, अंबिका दत्त व्यास, जिनका समय है 1858 से 1900। ये ब्रजभाषा के बड़े अच्छे कवि थे। काशी के कवि समाज में इनका बड़ा मान था, कह सकते हैं कि समाज के ये प्राण थे, कवि समाज के। इस समाज में प्राय समस्या पूर्तियाँ होती थी। व्यास जी की समस्या पूर्तियाँ बहुत ही चाव से सुनी जाती थी। समस्या पूर्तियों को समस्या पूर्ति सर्वस्व में संग्रहित भी किया गया है। पावस 50 में पावस का उद्दीपन परक वर्णन 50 कवित्त सवैयों में हुआ है। ब्रजभाषा काव्य के कवित्त सवैयों का लालित्य इनमें नहीं आपको मिलेगा। सुकवि सत्सई में श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित 700 सामान्य दोहे संग्रहित। इस प्रकार आप ध्यान रखिए कि पहली जो इनकी रचना है पावस 50, जो कि पावस का उद्दीपन परक उसमें वर्णन है 50 कवित्त सवैयों में, अंबिका दत्त व्यास की। दूसरी बात करें तो सुकवि सत्सई, जो कि श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित लगभग 700 सामान्य दोहे इसमें संग्रहित है सुकवि सत्सई में, जो कि ये भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है। वहीं बिहारी बिहार में बिहारी के दोहे को कुंडलियों में अनुदित किया गया, यानी कि बिहारी बिहार नामक ये 3 रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की बड़ी महत्वपूर्ण है। पावस 50, दूसरा है सुकवि सत्सई और तीसरी रचना है बिहारी बिहार। तो बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों को कुंडलियों में अनुदित किया गया, ये सभी इसका वर्ण विषय है। उनके अनेक कवित्त सवैयों और दोहों की अपेक्षा कुंडलियाँ जो है वो सरस बन पड़े हैं। तो इस प्रकार ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के सभी कवि रचनाकार, उनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाएं और उन रचनाओं का वर्णन विषय और कुछ महत्वपूर्ण कथन और पद जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आशा करती हूँ कि इस कक्षा से आपको भारतेंदु मंडल, उनके कवियों के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि खड़ी बोली कविता का कैसे प्रारंभ होता है, कैसे खड़ी बोली कविता आती है और उसका विकास, उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।